बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आखिरी वीडियो में जी हमने सेल स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन देखी थी जो मैंने बड़ी डिटेल में बताई थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप देख लीजिएगा। अब जो चीज़ हमने देखनी है वो है सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर में ना बेसिकली सबसे पहली बात है एफएक्यूज की। एफएक्यू हम कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को। सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, तो उस पर एक एफएक्यू है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सेल। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सेल में एक फ्रेज आ रहा है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय। जब भी आपको पास्ट पेपर्स में इस तरह का फ्रेज नजर आए कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय, इसका मतलब कि आपने एक डेफिनेशन और एक रेलिवेंट एग्जांपल देनी है उस चीज की जो उसने क्वेश्चन में पूछी हुई है। अब इस केस में ना उसने सेल के बारे में हमसे पूछा हुआ है कि जी सेल की आप डेफिनेशन हमें बताएं कि सेल क्या है, और उसके अलावा आपने रेलिवेंट एग्जांपल देनी है। क्यों? क्योंकि उसने फ्रेज इस्तेमाल की एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय। तो सबसे पहले सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हर वो चीज जो लाइफ जिसे हम कहते हैं कि ये लिविंग है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल होता है, फंक्शनल होता है, जिसे हम सेल कहते हैं। सेल में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि एक सेल भी हो सकता है, दो सेल्स भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स अंडरगो डिवीजन, के सेल्स डिवाइड भी होते हैं। सेल्स कैन बी मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सेल्स स्पेशलाइज होते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस कर सकें। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इसके अलावा इन सेल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम जैसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन स्पेसिफिकली इन तीनों को, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम कलेक्टिवली कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब ना यार एग्जाम टिप है जो रिलेटेड इसके इस सवाल की। एक तो ये है कि जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय, जब भी फ्रेज इस्तेमाल हो तो आपने एक डेफिनेशन, यानी कि एक डेफिनेशन और एक रेलेवेंट एग्जांपल देनी। यानी कि अगर आपसे वो सेल के बारे में है तो आपने सेल के लिहाज से ही एग्जांपल देनी है। आपने ये नहीं करना कि आप डिफ्यूजन के बारे में बताना शुरू करें, तो रेलेवेंट एग्जांपल होना चाहिए, एग्जांपल का रेलेवेंट होना लाजमी है। और दूसरी जो एग्जाम टिप है वो ये है कि जी आपने जितने भी मार्क्स हो ना, यानी कि अगर 3 मार्क्स हैं तो आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ये नहीं करना कि अगर 3 मार्क्स है तो आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं। इससे क्या फायदा होगा कि आप सेफ जोन में रहोगे, कि अगर आपका आपने जो पॉइंट लिखा उसमें कोई एक गलत भी है ना, तो आपका जो दूसरा पॉइंट है वो करेक्ट हो जाएगा और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। जिस तरह यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक जो सवाल है ये 3 मार्क्स है, मगर यहाँ पे हमने कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं? हमने 1 2 3 4 5 6, हमने 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जिससे बताऊँ क्या होगा कि अगर पहला गलत है तो अगला वाला कंसिडर हो जाएगा। अगर ये भी गलत है अगला कंसिडर होगा, ये गलत है तो ये अगला कंसिडर होगा। तो जितने ज्यादा लिखोगे ना, उतना आप सेफ जोन में रहोगे। अपना यार हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल। स्ट्रक्चर्स के लो या ऑर्गेनेल्स के लो जो सेल के होते हैं वो बात एक ही है। अब किसी भी सेल में ना कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, मेनली जो होना जरूरी है ताकि वो सरवाइव कर सके। वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, जो अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, जिन्हें कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। वो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स: साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म नाम से साइटो यानी कि सेल, और प्लाज्म हम कहते हैं जेली को। तो ये लैटिन नेम है साइटो। सेल को कहते हैं, प्लाज्म जेली को कहते हैं। तो इट इज जेली लाइक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड विच फिल्स अप द होल सेल। इट अलाउज एवरीथिंग इन द सेल टू मूव फ्रीली। तो एक ऐसा फ्लूइड है जो पूरे सेल के अंदर जो है भरी होती है, और हर चीज जो सेल के अंदर है ना उसे फ्रीली मूव करने की इजाजत देती है। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन कहते हैं हम जो उसके साइटोप्लाज्म बना किन किन चीजों से है। तो साइटोप्लाज्म में 90% वाटर है, और 10% जो है वो बाकी चीजें हैं। वो बाकी चीजें क्या है? उनमें न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, उसमें कोई गैस हो सकती है जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कोई हार्मोन एंजाइम हो सकता है जो हमने आगे जो है चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। अब इसका बेसिकली फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? अब साइटोप्लाज्म का जो बेसिकली फंक्शन है ना वो ये है कि इट अलाउज, पहले तो हम ऑलरेडी जो अभी मैंने अभी आपको बताया कि अलाउज एवरीथिंग इन द सेल टू टू मूव फ्रीली। इसके अलावा इट गिव्स शेप टू द सेल। क्योंकि अब जाहिर है इसके अंदर पानी है और ये सेल के अंदर भरा हुआ है, तो जाहिर है एक प्रेशर भी ये बाहर की तरफ करेगा। अब जाहिर है जब बाहर की तरफ प्रेशर करेगा तो सेल को शेप भी जाहिर है देगा। इसके अलावा इट provides a medium for all the metabolic reaction of a cell to take place. मेटाबॉलिक कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन से हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं? वो ये हैं।
सबसे पहले उनमें है एनाबॉलिक और दूसरा है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक कहते हैं कि जब कुछ छोटी चीजें यानी कि कुछ चीजें मिलकर एक बड़ी चीजें बनाए, और कैटाबॉलिक कहते हैं कुछ कोई एक बड़ी चीज टूट के छोटी चीजें बना दे। तो एनाबॉलिक क्या है? इट इज बिल्डअप ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स, कि ये एक बड़ी चीज बन रही है इन छोटी चीजों से। और कैटाबॉलिक क्या है? इट इज ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स, कि एक बड़ी चीज टूट के छोटी चीज बन रही है। अब इसको आपने याद किस तरह करना है? एनाबॉलिक से आपको ये बीच में से नजर आ रहा है एंट्स, एक थोड़ी सी एंट्स की ना, वो आपको दिखाई दे रहा है। इससे आपने इसको याद रखना है कि एंट्स मिलके एक बड़ी चीज बना देते हैं, कि जब एंट्स इकट्ठी हो जाए ना तो वो एक बड़ी चीज बना देती है। कैटाबॉलिक में कैट्स आ रहे, तो कैट्स जो है वो चीजें तोड़ देती है और उनको पीसेस में कन्वर्ट कर देती हैं। तो कैट्स चीजों को तोड़ देती हैं और उनको पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे आपने इसको याद रखना है कि जी, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि जी कौन सी चीज जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स और कौन सी चीज बिल्डअप। अब इसकी एग्जांपल देखें तो मसल बिल्डअप होता है प्रोटीन्स का। जब आप प्रोटीन इंटेक लेते हो तो आपके मसल्स में बिल्डअप होता है, आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं। और डाइजेशन के जब आप कोई चीज खाना खाते हो तो वो छोटी चीजों में कन्वर्ट होके डाइजेस्ट हो जाती है, सिंपल हो जाती है। प्रोटोप्लाज्म की जो अगली चीज है वो है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस आपने काफी चीजों में कभी एक बार सुना होगा कि जी उसके अंदर हमारी जीन्स होती है। वो बात हम अभी देखते हैं। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह का होता है, और उसके अंदर ना इस तरह की थ्रेड्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स। तो न्यूक्लियस एक बॉल लाइक, आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं, बॉल लाइक नहीं, बस इस तरह का आप समझ लो, इस तरह का स्ट्रक्चर है। और उसके अंदर ना इस तरह की थ्रेड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स। इन थ्रेड्स को हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। तो एक ये हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज, दे आर ऑल्सो नोन एज क्रोमोसोम्स। मतलब क्रोमोसोम हम तब कहेंगे जब सेल डिवाइड करें। अभी हमने ऊपर सेल स्ट्रक्चर की उसमें डेफिनेशन में पढ़ा है ना कि सेल्स डिवाइड भी करते हैं। तो जब सेल्स डिवाइड करते हैं ना, तब इन क्रोमेटिन, इनको जो है इन थ्रेड्स को हम क्रोमेटिन थ्रेड्स नहीं कहते, इनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए के अंदर जीन्स होती है जो डिफरेंट चीजों को कोड कर रही होती है। अब हम आ जाते हैं अपने एफएक्यू पे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे। एक सवाल आता है कि जी डिस्क्राइब द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है? तो बेसिकली न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया कि जी ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके अंदर क्रोमेटिन थ्रेड्स होती हैं। क्रोमेटिन थ्रेड्स को जब अगर सेल डिवाइड करा तो उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर फिर जीन्स होती हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस कमांड सेंटर है। न्यूक्लियस सेल के अंदर जो जो चीजें हो रही है ना वो सबको कंट्रोल कर रहा है। तो इट रेगुलेट्स डिफरेंट एक्टिविटी इनसाइड अ सेल। अब सपोज सेल ने प्रोटीन बनाना है, तो वो न्यूक्लियस ऑर्डर देगा कि जी आपने सेल को के वो आगे हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स को वो ऑर्डर देता है ये प्रोटीन्स बनाए। अब न्यूक्लियस का जो बेसिकली काम है वो है कि कमांड देना। वो खुद कोई काम नहीं करता, कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस की वो कमांड देता है, खुद वो प्रोटीन नहीं बनाता। इसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल्स हाउ द सेल डेवलप्स ग्रोज एंड डिवाइड। ये भी देखता है कि जी अच्छा जी अब टाइम आ गया कि अब सेल ने डिवाइड करना है या सेल ने ग्रो करना है, या कुछ चीजें ऐड हो जानी है जैसे कि साइटोप्लाज्म की अमाउंट इंक्रीज हो जानी है। इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स डीएनए, जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। तो ये जी 4 मार्क का मटेरियल। अब इसमें आपको लगेगा जी कि अगर 4 मार्क का है तो हमने इसमें 4 लाइनें क्यों लिखी हैं? अब बायो में इस तरह होता है कि आपको लाइंस के मार्क्स नहीं मिलते, आपको डिफरेंट जो फ्रेजेस हैं ना उनके मार्क्स मिलते हैं। जैसे इसमें है कि जी न्यूक्लियस रेगुलेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज इनसाइड सेल, तो इसका 1 मार्क मिल जाएगा। फिर इट कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जिसका दूसरा मार्क मिल जाएगा। इट ऑल्सो कंट्रोल्स हाउ द सेल डेवलप्स, एक इसका मार्क। ग्रोथ, एक इसका मार्क। डिवाइड, एक इसका मार्क। इट ऑल्सो कंट्रोल्स डीएनए एंड डीएनए, एक इसका मार्क। जेनेटिक मटेरियल, एक इसका मार्क। तो आप इस तरह देख रहे हो कि इसमें तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो हम इस तरह लिखते हैं कि जी हमारा हम सेफ साइड पे रहें, और जितनी ज्यादा चीजें हम लिख सकते हैं उतना हम लिखेंगे। मगर कुछ चीजों में, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप ज्यादा नहीं लिख पाते। जो जितना आपके पास मटेरियल होता है ना आप उतने लिखते हो और उसके ऊपर आप रिलाई करते हो। उसमें कुछ नोट्स, फैक्ट और एग्जाम टिप हैं जो हम देख लेते हैं। नोट्स है जी सबसे पहले कि जिन सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता ना, वो ना ही प्रोटीन बना सकते हैं, ना ही वो उनका सेल डिवाइड करता है, और ना ही उनका सेल डेवलप करता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल।
अब रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, इसका मतलब वो क्या नहीं करता, वो प्रोटीन नहीं बनाता, वो डिवाइड नहीं होता, वो डेवलप ही नहीं होता। तो वो खैर हम चैप्टर नंबर 5 में देख लेंगे जी कि रेड ब्लड सेल्स और क्या क्या करते हैं और किस तरह बनते हैं। तो खैर इसको अभी तक यहाँ पे ही रखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप देख रहे हो एक एक चीज किस तरह लिंक्ड है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि जी सेल स्ट्रक्चर में ऊपर रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, तो वो आपको इसमें पता होना चाहिए कि तो इसलिए एक एक चीज को लिंक रखना है और हर चीज जो है जैसी पढ़ो उसको फिर थोड़ी देर वीडियो पॉज करो और उसको उसी वक्त याद करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता तो फिर जब वीडियो देख लेते हो उसके बाद जो है वो एक थोड़ा सा रिकॉल दिया करो और उसको जो है याद कर लिया करो। कोशिश करो कि लिख लो नोट्स को, थोड़ा वीडियो पॉज करके नोट्स को लिख लो। एक फिर उसके बाद एक फैक्ट है कि एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस कॉर्नर में होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो वो एंड में जो है मैं आपको ये वाला फैक्ट एक्सप्लेन कर दूंगा एक पिक्चर दिखा के कि जी एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में क्यों होता है और प्लांट सेल में न्यूक्लियस कॉर्नर में क्यों होता है। इसके अलावा एक एग्जाम टिप है, इसमें आपने गौर करना कि इसमें ना उसने एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय नहीं कहा था, इसमें उसने कहा था डिस्क्राइब द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस। अब जब भी आपको ये कमांड का फ्रेज नजर आए ना डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब क्या है कि आपने स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स देनी है। तो आपने क्या करना है, डिटेल्स देनी है स्टेप बाय स्टेप, आपने ऑर्डर को मिक्स अप नहीं करना। जिस तरह यहाँ पे ना कि न्यूक्लियस रेगुलेट्स डिफरेंट एक्टिविटी इनसाइड द सेल, फॉर एग्जांपल इट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इट आल्सो कंटेन्स हाउ द सेल डेवलप्स। अब इसका क्या ऑर्डर है, इसका ऑर्डर ये है कि आपने सबसे पहले ये लिखना है कि न्यूक्लियस रेगुलेट्स डिफरेंट एक्टिविटी इनसाइड द सेल, ये लिखना पहले जरूरी है। अब ये ना करना कि इसको एंड में लिख रहे हो या बीच में लिख रहे हो, तो इसको सबसे पहले लिखना जरूरी है। तो डिस्क्राइब का मतलब समझ आ गया ना कि स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स, आपने एक एक चीज की डिटेल्स देनी है। तो अभी तक हमने दो फ्रेजेस पढ़े हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय और दूसरा डिस्क्राइब। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय में हम एक डेफिनेशन और एक रेलेवेंट एग्जांपल्स देते थे, और डिस्क्राइब में हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स देते थे। तो ये जो है दो चीजें थी, दो फ्रेजेस जो आपको पास्ट पेपर्स में बड़ा हेल्प करते हैं। आगे दो चीजें और आएंगी जो आपको पास्ट पेपर्स में हेल्प करेंगी, दो फ्रेजेस हैं। मगर उससे पहले हम ये कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का, तीसरा मेन पार्ट है सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म का। सेल मेम्ब्रेन जो है ना तकरीबन हर सेल को कवर करता है, यानी कि उसको सराउंड करता है, उसको कवर करता है बाहर की चीजों से, उसको सेपरेट करता है। ये तीन चीजों से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से। और अब प्रोटीन्स का मेन रोल इसमें कहाँ से आता है, प्रोटीन्स का मेन रोल इसमें यहाँ से आता है कि इट कंटेन्स मेनी स्मॉल चैनल्स कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन्स, सो इट विल बी अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर ना आपके कोई गेट्स होते हैं, ठीक है, वो गेट्स जो है बेसिकली प्रोटीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो गेट्स होते हैं जो चीज़ों को इन एंड आउट की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। वो उनमें ना समझो कि प्रोटीन्स जो है एज गार्ड्स एक्ट कर रहे होते हैं। तो इट विल बी अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब पार्शली परमिएबल हमें लगता है कि जी ये पता नहीं क्या चीज़ है। पार्शियल मतलब एक फुल चीज का आधा, और परमिएबल कि इट अलाउज, परमिएबल निकला परमिशन से, इट अलाउज समथिंग। पार्शली परमिएबल कि इट अलाउ समथिंग, आधी चीज को अलाउ करें, यानी कि कुछ चीजों को अलाउ करें। और मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लिखना है सेल मेम्ब्रेन से, तो पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन which means it allows some substances to pass through. So we can say cell membrane is living and it is a thin membrane. तो सेल मेम्ब्रेन एक थिन मेम्ब्रेन भी है और सेल मेम्ब्रेन लिविंग है। क्यों लिविंग है, क्योंकि ये मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर या फंक्शन की, तो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि जी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या एक और इसी तरह का उसने पूछा सेल मेम्ब्रेन के बारे में था कि आउटलाइन द अडेप्टेशन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन टू कैरी आउट इट्स फंक्शन। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये आउटलाइन का मतलब सेम है डिस्क्राइब का। अगर डिस्क्राइब नजर आए आपको कहीं, ये आउटलाइन आपने स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स ही देनी है। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि जी कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बताया कि उसको किन किन चीज़ों से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और लिपिड से। अब अगर हम बात करें उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इट फॉर्म्स अ बैरियर अराउंड द सेल सेपरेटिंग इट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, यानी कि एक बैरियर बनाता है। ठीक है, एक लेयर सी, यानी लेयर नहीं हम कहेंगे, एक मेम्ब्रेन बनाता है जो बाहर की चीज़ों से इसको सेपरेट करता है। इसके अलावा इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, के चीजों का इन एंड आउट, सेल के अंदर क्या आ रहा है और क्या बाहर जा रहा है उसको ये कंट्रोल करे। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, हो सकता है कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, हो सकता है ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, हो सकता है ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स इन देयर सॉल्युबल फॉर्म। सॉल्युबल फॉर्म क्यों? क्योंकि जो गेट्स होते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं, तो इनसे सिर्फ सॉल्युबल चीज़ें, यानी कि वो चीज़ें सिर्फ गुजर सकती हैं जो सिंपल हो, सॉल्युबल हो, ताकि वो अंदर आ सकें। जो इनसॉल्युबल होती हैं वो आ ही नहीं पाती, क्यों? क्योंकि वो गेट से गुजर ही नहीं पाती। इसके अलावा इट डज नॉट अलाउ large and insoluble molecules to pass through, such as starch, protein, fats, and carbohydrates. स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज हैं, तो उस गेट से गुजर ही नहीं पाते। इसके अलावा इट कीप्स ऑल द सेल कंटेंट्स ऑर्गेनेल्स इन वन प्लेस इनसाइड द सेल। ये सेल मेम्ब्रेन क्यों के बाहर की चीज़ों से सेपरेट कर रहा है। इसका मतलब जो जो भी चीज़ें सेल के अंदर हैं, वो सेल के अंदर को उनको कहता है कि आप लोगों ने अंदर ही रहना है, आपने बाहर नहीं जा सकते। एक जो मेम्ब्रेन बना देता है जिसकी वजह से जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जो सेल कंटेंट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वो बाहर नहीं जा पाते। इसके अलावा इट अलाउज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस टू अकर। ये हमारा बिल्कुल अगला चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस क्या है। अभी के लिए बस इसको याद कर लो। और इट इज़ अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन, पार्शियल यानी कि आधा परमिएबल परमिशन और मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से, तो यानी कि कुछ चीज़ों को ये अंदर जाने देता है। तो यार ये कुछ नोट्स हैं, एग्जाम टिप और एक फैक्ट है जो देखते हैं, उसके बाद जो है वीडियो खत्म करते हैं। तो सबसे पहले नोट है जी कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ उन चीज़ों को आने देता है जो सिंपल हैं, डिफ्यूजिबल हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अमीनो एसिड। अब ये सिंपल हैं, स्मॉल हैं, तो ये बड़े आराम से सेल मेम्ब्रेन के गेट्स हैं उनसे गुजर सकता है। और जो बड़ी चीज़ें जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स, वो क्योंकि बड़ी हैं तो वो गेट से पास नहीं कर सकती। जो एग्जाम टिप है वो यही है कि आउटलाइन का वही मतलब है एज डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब आपको क्वेश्चन में पूछे या आउटलाइन पूछे कि जो आउटलाइन समथिंग या डिस्क्राइब समथिंग, तो आपने स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स ही देनी है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन क्योंकि लिविंग है, तो इट इज डैमेज बाय एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई या लो हो जाए, या अल्कलाइन या एसिडिक हो जाए। अब ये ऐसी चीज है जो आपके लेवल पे सिर्फ याद करनी है। हाई इस सेंस में कि आप समझो कि जिस तरह हमें गर्मी लगती है ना, तो सेल मेम्ब्रेन को भी गर्मी लगती है और उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाता। और अगर लो टेम्परेचर पे हमें सर्दी लगती है, तो समझो कि सेल मेम्ब्रेन को भी सर्दी लगती है और वो जो है इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकती। अब इसकी वैसे ये तो लॉजिक नहीं है, मगर आपके लेवल पे समझो यही लॉजिक है। और एल्कलाइन और एसिडिक कंडीशंस जो हैं, वो कड़वा और मीठा इस तरह कर लो कि कड़वी चीज़ भी अच्छी नहीं है और मीठी चीज़ भी अच्छी नहीं है। तो इससे आप याद कर लो कि जी सेल मेम्ब्रेन अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, एक्सट्रीमली एल्कलाइन या एसिडिक कंडीशन। अब मैं दोबारा बता दूं, इसकी ये लॉजिक नहीं है कि जी एक्सट्रीमली हाई होने से गर्मी लगती है या लो से ठंड ठंड लगती है। इसकी ये लॉजिक नहीं है, मगर ओ लेवल बायो के लेवल पे इसकी आप समझो यही लॉजिक है, क्योंकि अगर हमने बताना शुरू किया तो फिर वो काफ़ी डिटेल में हो जाती है और आप कोर्स से भी हट जाते हैं। तो ये थी जी आज हम हमारी वीडियो। अगली वीडियो में जो है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो स्ट्रक्चर्स कॉमन है, और वो और जो सिर्फ एंड प्लांट सेल में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो इसके बाद आप वो वीडियो देख लीजिएगा।